जब कुछ बातें समझ जाओ तो अपने तक रखो। कब तक? जब तक पावर में ना आ जाओ। पावर में आ जाओ फिर बोलो, एक हाथ में तलवार ले लो फिर बोलो कि हम भाई हैं। किसी ने कहा नहीं है, डाल दो। कहते हैं मैं नमाज कभी छोड़ता नहीं, मालिक मेरी सुनता नहीं, तू नमाज कभी पढ़ता नहीं, तेरी इतनी सुनता है। मुझे कहते हो राफेल हमको बेचता है, कपड़ा नहीं हमारे पास पहनने को, पैजामा फटा हुआ है, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, उधर भाई की लुंगी फटी हुई F-18 खरीदता है वो। और भारत से पड़ोसी मुल्क कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान हमारी कौन है? अंतरात्मा। कंपटीशन नहीं है, IAS एग्जामिनेशन नहीं है। तो मेरे 2 स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र कैडर में, एक वरुण, उसका भी इन्हीं के बैच में सिलेक्शन हुआ। उसने मुझसे कहा सर आपने मुझे नहीं बुलाया। एक IAS है, उन्होंने कहा कि सर ये तो बेईमानी है सर। और दोनों लोग आए हैं पर यहां नहीं आए, भाई ऑफिसर हैं तो प्रोटोकॉल नहीं आ सकते। तो बोले आपने सैफिन को ही क्यों बुलाया? सैफिन में और मेरे में एक चीज कॉमन है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरी माँ लॉयर है, एडवोकेट, मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, हम बड़ी लोअर मिडिल क्लास से थे। तो मेरे पिताजी ने मेरी माता जी को पढ़ाया। हमारे पास 10 बीघे जमीन थी उस वक्त, तो 5-6 बीघे जमीन तो माता जी को पढ़ाने में बिक गई, 5 बची। तो जब मैं बड़ा हुआ, बाहर निकला, बाहर पढ़ने के लिए मैं दिल्ली आया, फिर और पैसे की जरूरत पड़ी, मेरी बहन वो भी आई दिल्ली पढ़ने के लिए, तो पैसे तो थे नहीं घर में। तो ये हुआ कि भाई अब क्या करें? माता जी ने कहा कि जमीन बेच दो। तो मेरे पापा ने कहा यार 5 बीघे और बचे हैं, इसको भी बेच दोगी तो खाएंगे कैसे? अबे उन्होंने कहा बेच दो यार, लड़का हमारा अरबों डॉलर का, बेच दो। तो भाई कुछ भगवान की वो थी कि मैं सुन रहा था उन दोनों आदमी की बातें। बेच दिया साहब जमीन, हम तो चले आए, पढ़ते रहे। तो जब मेरा IAS के लास्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ तो मेरी स्थिति एकदम, मतलब मैं उसे बयां ही नहीं कर सकता, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहूंगा। 7 महीने बड़ी अजीब सी स्थिति में रहे, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए ये सब तैयारी नहीं है। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जगह बनानी है। और सर अगर आपको लगता है कि जिंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। लड़ना है सर, जिंदगी का मतलब लड़ना। अब आप डिसाइड करो कि कहां। चपरासी बन गए सरकारी SBI में, कितनी सैलरी? 25,000। आप सोच के देखो, अगर आप में बहुत सारे लोग होंगे जो जिनका महीने का खर्चा 15,000 रुपया होगा, आपका अपना, और अगर आपके घर में 3 भाई बहन है तो 45-50 हजार तो आप ही लोग खर्चा करते हो। आप सोच को देखो, अगर आपको 25,000 सैलरी मिली तो आपका घर कैसे चलेगा? वो लड़ाई नहीं है। आपको तो भाई साहब पढ़ाई करने में बड़ा लड़ाई करना पड़ता है सर। जिंदगी का मतलब लड़ाई है सर, लेकिन कैसे? हंस हंस के। आपने किसी को चाटा मारा, हंस रहे कि भाई साहब मजा आ रहा है, एक मार दो भाई साहब। गुस्से में नहीं मारना है। जिंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना, तभी जीतोगे। फिर वापस आया, फिर मेरे एक दोस्त है, वो कोचिंग चलाते थे इलाहाबाद में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला भाई हमारे पुराने टीचर हैं वो भाग गए, आप जरा आगे पढ़ा दो। तो मेरी एक्सीडेंटल एंट्री हो गई इसमें, मैं पढ़ाने लगा। तो पहले दिन मैं गया पढ़ाने, तो करीब 50-50 लड़के थे, तो उसमें आधे से ज्यादा चले गए। मैंने कहा ये क्या हो गया यार? मेरा दोस्त भी बड़ा नाराज हुआ कि क्या पढ़ा दिया यार, सब लड़के भाग गए। फिर मेरे एक सीनियर थे, मैंने कहा यार पढ़ाया तो मैंने बहुत, बोले यही गड़बड़ कर गए, ज्यादा नहीं पढ़ाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ। ये पढ़े लिखे लोग हैं बड़े, इनको बता दो करना क्या है, इनको स्पून फीडिंग मत करो। फिर मैं पढ़ाने लगा, पढ़ाते पढ़ाते एक नया लाइफ मिली। मेरा पहला स्टूडेंट जो IAS हुआ वो राजू शुक्ला, अभी झांसी में है। उसके बाद मुझे वो बड़ा अजीब सा लड़का था। मैंने उससे पूछा कि यार अकबर के बारे में कुछ जानते हो? कहा सर अकबर औरंगजेब ये सब भाई भाई थे। तो मैंने कहा यार इससे काम, अभी झांसी में है, मैं अगली बार लेकर आऊंगा, भगवान ने चाहा तो, मालिक ने चाहा मैं उससे लेकर आऊंगा। बस मिला, उससे भी मिलाऊंगा कि देखो ऐसे लोग। दिशा, पहली चीज मैंने आपको बताया समझना। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन। जीत कोई भी सकता है। दुर्योधन की तरफ से महाभारत के युद्ध में कौन खड़ा है? द्रोणाचार्य, प्रोफेसर। स्टूडेंट भी हार गया और टीचर भी हार गया और दोनों मारे गए। लेकिन अर्जुन की तरफ से खड़ा हुआ कृष्ण, वो कोच है। इस फर्क को समझिएगा। कोच का काम है दिशा देना। दुनिया के जितने धर्म हैं, इस्लाम, हिंदुइज्म, जिसने, सबने गुरु को बड़ा सम्मान दिया है, बहुत। मैं कश्मीर जाता हूं तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन इतना वो सब सम्मान वहां पे करते हैं लोग। कहते सर बड़ी इज्जत दी गई है गुरु को, इसीलिए वो दिशा दिखाता है। दिशा पहली चीज आपको समझ डेवलप करनी। दूसरी चीज, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं ना, उसका डायरेक्शन पता करिए। हम सैफिन की बात कर रहे हैं।
फिर इस फील्ड में मालिक ने शायद सर पे हाथ रख दिया और कायदे की कहानी चल पड़ी। फिर मैंने कई सारी कोचिंग पढ़ा है, मैं बाद में वाजीराम में आ गया। वाजीराम में 20-20 हज़ार लड़के, और हमारा बॉस बड़ा अच्छा है, वो हमें लिफाफे में पैसा नहीं देता, बोरे में देता है। कहता बोरा ले आओ और भर लो। तो मैं अपने घर गया, तो जिनको हमने अपनी जमीन बेची थी, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा लोगे? जितना तुम सोच सकते हो उसका डबल दूंगा, जमीन वापस कर दो। उसने कहा कि 20 लाख की है। मैंने कहा 40 ले लो, पर मेरे नाम पे कर दो। हमारे माँ बाप मतलब भगवान। भगवान सैफिन आए, अम्मी इनकी नहीं आई किसी कारण से, मैंने बुलवाया जबरदस्ती, क्योंकि जब मैं पहली बार इनकी वीडियो देखा तो मुझे लगा यार मेरी माँ है ये। ऐसा उन्होंने भी स्ट्रगल किया, और आज उसने मतलब ऐसे मुकाम पे बिठा दिया कि आपका जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है दुनिया, और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, बाकी अपने आप चलेगी। वह जिम्मेदारी ये है कि आपके माँ बाप आप पर फख्र करें। मैं भी बुलाऊंगा माँ बाप दोनों लोगों को, ये बात अपनी जिंदगी में रखिए, फख्र किसी भी बात पर, किसी भी बात पर, कि मेरे बेटे ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। समझिए, दिशा देखिए, दिशा। मेरे दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, कहते हैं मैं नमाज कभी छोड़ता नहीं, मालिक मेरी सुनता नहीं, तू नमाज कभी पढ़ता नहीं, तेरी इतनी सुनता है। मुझे कहते हो, मैंने कहा पता क्यों सुनता है? क्योंकि अगर मैं एक ब्रेड भी खाता हूं ना सड़क पे खड़े होके, तो मैं उसको शुक्रिया कहता हूं कि तेरी मर्जी से खा रहा हूं। मालिक की सबसे बड़ी चीज क्या है? शुक्रिया। आईसीयू में जाके देखो, आईसीयू जाना, आईसीयू, कभी आईसीयू जाओ हॉस्पिटल के, वहां लोगों को देखो जो 25-25, 30-30 दिन से लेटे हैं, गाजर का पानी पी रहे हैं। तो जब बिरयानी खाओ तो आईसीयू को याद कर लो, शुक्रिया के भाव पैदा हो जाएंगे, और जैसे ही पैदा होंगे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दिशा, नमाज पढ़ो, पूजा करो, तैयारी करो, कुछ भी करो, दिशा। अगर दिशा सही नहीं है ना सर, आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। मालिक ने इतनी बड़ी कायनात बना रखी है, आपके सजदे का थोड़ी भूखा है वो, पर उसे लगता है कि आपको भी, जैसे आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये मुझे कुछ थैंक यू बोलेगा, गिफ्ट देगा। जैसे आप करते हो ऐसे वो भी शायद करता होगा, और आपको कुछ देना ही नहीं, शुक्रिया। यही इसीलिए वो मालिक है, हमें कुछ देना ही नहीं। ऐसा कहकर हम अपने आप को बचाते भी है, ये भी एक फायदा है हमारा कि हमें कुछ देना ही नहीं, देना तो घर पड़ता ही है। समझ और दिशा। अब देखिए, मैंने आपको जो पेपर दिया, गौर करिए, कंपटीशन नहीं है आईएएस, एग्जामिनेशन नहीं है। एग्जामिनेशन में पास करना है। तो मान लीजिए क्लास में 100 लड़के हैं और एग्जाम दे रहे ग्रेजुएशन का, तो मैं चाहूंगा कि 100 के 100 पास हो जाए। गौर करिएगा, आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, 100 लोग हैं, मैं चाहूंगा आप सब लोग पास हो जाएं। लेकिन जब आप आईएएस की परीक्षा देने आएंगे, वो कंपटीशन है, वॉर, वहां मैं चाहूंगा सिर्फ 5 लोग पास हो। यानी एग्जाम और कंपटीशन दोनों में फर्क है। पहला लड़का क्या सोचता है कि पढ़ना है, नहीं, पढ़ना तो है, लेकिन कंपटीशन के लिए एक चीज और चाहिए, पर्सनालिटी। भीष्म पितामह अर्जुन से ज्यादा बड़े योद्धा हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि जीतना कैसे है। तो कृष्ण कहता है अर्जुन से कि शिखंडी को खड़ा कर दे, पितामह खत्म। यह है कंपटीशन। पहली चीज, कंपटीशन सिर्फ शिक्षा का खेल नहीं है, सिर्फ एजुकेशन नहीं, पर्सनालिटी, अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपसे कहा, समझ। समझ जो है ना, मैंने कहा लेजिस्लेचर का कोई एग्जाम नहीं होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं। राजा के दरबार में कौन? बीरबल। पहली बात, राजा से कोई सवाल नहीं करता। मान लो किसी ने हिम्मत कर लिया, सैफिन साहब बैठे, इनसे कोई सवाल करेगा? लिख लिया डायरी में, अंदर नाम की एनकाउंटर करवाना इसका। सवाल करते हो, बेइज्जती करना चाहते हो, आपसे तो कोई भी कर ले। समझ। बीरबल आपके दरबार में, मान लो किसी ने आपसे सवाल कर ही लिया कि भाई अमेरिका की राजधानी बता दो, आपने बीरबल को बता इसको राजधानी बता। समझदारी। ये देश किसका है? हिंदुस्तानियों का। इंडिया इज फॉर इंडियंस। यहां भगत सिंह ने फांसी दी, खाई, तो असफाकुल्ला ने भी, डॉक्टर अंबेडकर की तो इतना योगदान है उनका। कभी आपको मौका मिले, इन लोगों को पढ़िए प्लीज। एक चीज अपनी जिंदगी में डेवलप करिए, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी पढ़ना। जब आप इनकी स्ट्रगल की कहानियां पढ़ेंगे ना, आपको बड़ी हिम्मत मिलेगी।
समझ डेवलप करिए, समझ। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, वो समझ गए इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम सबको मिलकर रहना है। मैं आगे पूजा कर रहा हूं, तू पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ ले, हमको साथ में रहना है। अंग्रेजों ने इसी बात का तो फायदा उठाया। 1765 पहले बंगालियों को मारा, साउथ इंडिया का आदमी बड़ा खुश हुआ कि भाई एक और मार दे। 1799 में उन्होंने साउथ इंडिया के लोगों को मारा, मराठी खुश हो गए कि भाई दो। 1816 में उन्होंने मराठियों को मारा, 1843 में उन्होंने सिंधियों को मारा, 1848 में उन्होंने पंजाबियों को मारा। एक एक करके मारा। समझदार बहुत है, जान रहे थे एक साथ मारेंगे सब एक हो जाएंगे, एक एक करके मारा। और जब 1848 में पंजाबियों को मारा तो यूपी के लोग बड़े खुश हुए, अवध वाले, कि सर बहुत अच्छा किया सर, एक एक डंडा और मार दूं सर। और 1856 में उन्होंने अवध वालों को भी मारा। सब हाथ ऐसे रख के खड़े हुए थे कि भाईजान हमको भी मारा। तो पंडित जी, मौलाना साहब दोनों खड़े रो रहे। 1857 विद्रोह, दोनों रो रहे कि पंडित जी, बोले हाँ भाईजान, बोले हाँ हमको मारा भैया, हाँ हमारी दाढ़ी खींच ली, बोले हमारी चुटिया उखाड़ ले गए। फिर दोनों मिल गए, गले मिल गए, हम अब इनको मिलकर मारेंगे। मिले। जब एक दुश्मन ने सबको पीटा तो मिले। तो क्यों चाहते हो कि कोई दूसरा फिर आके तुमको पीटे? मिल के रहो। इतिहास अंडरस्टैंडिंग, पढ़ने का मतलब अंडरस्टैंडिंग। अमेरिका की गुलामी करते हैं हम, टेक्नोलॉजी मांगते हैं उससे। क्या जरूरत है? हम एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बना दें अयोध्या में, राम रहीम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और बना दें, और कुछ बना दें, डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, सैयद अहमद। हमें क्या करना है? टेक्नोलॉजी। हम कुछ ऐसा बनाए कि पूरी दुनिया हमसे खरीदे, हमारे मुल्क में पैसा बहे। और जब आपके घर में पैसा बहेगा तो क्या होगा? आपका मुल्क, घर खुशहाल होगा। आपका घर खुशहाल होगा तो हर आदमी ट्रू हिंदू होगा और हर आदमी ट्रू मुसलमान होगा। क्या मंदिर में जाने से ही लोग पूजा कर लेते हैं? मस्जिद में जाने से? समझदारी। अशोका द ग्रेट। जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई लड़ रहे, ऐसे तब ब्राह्मण बौद्ध और जैन लड़ रहे थे, पर वो समझदार शासक था, इसीलिए द ग्रेट कहा गया। पढ़ने की वजह से नहीं, समझदारी की वजह से। अकबर द ग्रेट। हिंदू मुसलमान, और हिंदू आपस में, मुसलमान आपस में, शिया सुन्नी, तो उसने तौहीद इलाही चलाया, एकेश्वरवाद, अंडरस्टैंडिंग। अब भारत से पड़ोसी मुल्क कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान हमारी कौन है? अंतरात्मा। और हम उसके कौन है? सांसें। हम दोनों क्यों परेशान हैं? क्योंकि अंतरात्मा अपनी सांसों से अलग है। वो हमारी अंतरात्मा क्यों है पाकिस्तान? क्योंकि उसका दरवाजा कहां खुलता है? ईरान में। और ईरान में क्या है? तेल। अगर पाकिस्तान हमारा दोस्त हो जाए, भाई बन जाए फिर से, तो तेल और नेचुरल गैस की पाइपलाइन सीधे हिंदुस्तान पहुंचेगी। और पता है आपको तेल कितने रुपए लीटर मिलेगा? 15 रुपया, 10 रुपया। जो इंपोर्ट चार्ज है, सर्विस चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, वो कट जाएगा पूरा। और अगर नेचुरल गैस हिंदुस्तान में आ गई ईरान से, तो सबसे बड़ी भारत की, उत्तर भारत की समस्या खत्म हो जाएगी। क्या? पावर, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर पावर हमें मिल गई तो उसके बाद क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज उत्तर भारत में इंडस्ट्री नहीं है, बिना पावर के कहां लगाओगे फैक्ट्री? तो पाकिस्तान हमारी अंतरात्मा है और हम कौन है? उसकी सांसें। कैसे? जितना भी वाटर रिसोर्स है पाकिस्तान का, रिवर सतलज, रिवर इंदस, वो सब हमारी एरिया से गुजरता है। हम रोक ले, खत्म। और जिस दिन मालिक ने चाहा और हम फिर से दोस्त बन गए, तो वो ऑडी में चलेंगे और हम BMW में चलेंगे और मजा बहुत आएगा। और इंशाअल्लाह मालिक ने चाहा तो जरूर होगा, ऐसा नहीं है। हमेशा मूर्ख लोग ही नहीं रहते, कभी ना कभी रहम करेगा हम दोनों के ऊपर। ये लोगों ने क्या किया? पश्चिम के लोगों ने वेस्ट हमको लड़ा रखा है। क्या दुश्मनी हमारी उससे? उसकी क्या दुश्मनी हमसे? क्यों लड़ाया? क्योंकि पश्चिम का सबसे बड़ा जो कारोबार है वो है आर्म्स एंड एमिनेशन, हथियार। हमारा पैसा किसके पास जा रहा है? फ्रांस और अमेरिका के पास। क्यों? क्योंकि हम दोनों दुश्मन हैं। किसने बनाया? इन्होंने। यह है समझदारी। ये बात बाहर जाके मत कहिएगा। जब कुछ बातें समझ जाओ तो अपने तक रखो। कब तक? जब तक पावर में ना आ जाओ। पावर में आ जाओ फिर बोलो। एक हाथ में तलवार ले लो फिर बोलो कि हम भाई हैं। किसी ने कहा नहीं है, डाल दो। ऐसे मत बोलो, ऐसे सुनो। जब तुम पावर में नहीं, सुनो, सर झुका दो, सुनो, विरोध मत करो, किसी को समझाओ मत। भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए, तुम क्यों? तुम भगवान से बड़े हो। मोहम्मद साहब अपने चचा को नहीं समझा पाए, अबू तालिब साहब को। आप क्यों समझाते हो? आप मोहम्मद साहब से बड़े हो। जब ये लोग नहीं समझा पाए, ये देखिए सर, IAS की जो पूरी जान है वो कहां छिपी हुई है? मेंस में। मेंस का मतलब क्या होता है? फैक्ट और कॉन्सेप्ट।
हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अब मेंस मराठा स्वराज, ये जो पेज मैंने आपको दिया, इसमें दो मराठा हिस्ट्री का दो पार्ट है। कौन कौन सा? ये देखिए, ये मराठा स्वराज पहला, इसको किसने बनाया? शिवाजी महाराज ने। किसकी वजह से, कैसे? दो कोई लड़ाई में। हम शिवाजी महाराज को महान क्यों मानते? मराठा वेर नेवर अ पॉलिटिकल पावर, इनकी कोई इज्जत नहीं थी, इनका कोई स्टेटस नहीं था। इस आदमी ने दक्कन पे सब कब्जा करना चाहते थे, महाराष्ट्र पे। क्यों? यहां के बंदरगाह, मुंबई, नेचुरल पोर्ट, दक्षिण भारत का मसाला, सारा कारोबार इसी रास्ते से गुजरता था। तो दो लोग लड़ रहे थे, बीजापुर गोलकुंडा और मुगल, और दोनों विदेशी। इनकी मदद कौन करता था? मराठा। मरता कौन था? मराठा। लड़ता कौन था? मराठा। और फायदा किसका? या तो मुगल का या बीजापुर गोलकुंडा का। इस महान शख्स ने मराठा के लोगों से कहा कि भाई, मरते हम, लड़ते हम, और मलाई या तो वो खाता या ये खाता। लोगों ने कहा हाँ सर। फिर बोले अब हम अपने लिए मरेंगे, अपना वजूद पैदा करेंगे, अपना साम्राज्य बनाएंगे, मराठा स्वराज 1674। इसलिए मराठी शिवाजी महाराज को संभवतः भगवान का दर्जा देता है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया? अस्तित्व दिया। अब इस मराठा स्वराज से फिर दूसरी बात पैदा हुई, पेशवा डोमिनेंसी। ये कैसे बड़े हो गए? ये इस पेज में दिया हुआ है। दो लोगों की फिर लड़ाई, किसकी? कोल्हापुर की और सतारा की। औरंगजेब साहब तो उठा ले गए शाहू को, सतारा की सीट खाली, लेकिन औरंगजेब से लड़ाई चल रही थी। लड़ कौन रहा था? राजा राम की वाइफ ताराबाई। ताराबाई ने सोचा कि मर मैं रही हूं, और कल अगर शाहू वहां से छूटेगा तो राजा वो बन जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? तो उन्होंने एक नई गद्दी बना दी, कोल्हापुर। तो जब 1707 में शाहू को छोड़ा गया, तो अब शाहू और कोल्हापुर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, और इन दोनों के बीच झगड़ा का फायदा किसने उठाया? पेशवा ने। और वहीं से शुरू हुई पेशवा डोमिनेंसी। अब पेशवा डोमिनेंसी के बाद मराठा कॉन्फेडरेसी, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, ये कहां से पैदा हुए? सरंजाम सिस्टम जो भी आपने पढ़ा। पेशवा अपनी ताकत बढ़ा रहा था, लेकिन अपने साथ साथ उसने तो गौरव की भी बढ़ा दी। यह है कॉन्सेप्ट। इन्हीं कॉन्सेप्ट से पढ़ना, समझना सर, समझना। पहली लाइन मैंने आपसे कही, समझना। मजा लो सर, समझो बातों को। ये मालिक ने जो आपको इतना बड़ा तोहफा दिया ना, दिमाग। स्टीफन हॉकिंग, पूरी शरीर खराब थी, सिर्फ एक ही चीज ठीक थी, दिमाग। नोबेल प्राइज विनर। यहां लोग उंगली कटी है, भीख मांग रहे कि भैया हमारी उंगली कट गई भैया, तो गर्दन भी काट ले, इसी को लेके क्यों घूम रहा है? ऐसा हम बोलेंगे नहीं, सरकार कहती है। स्टीफन हॉकिंग, पूरे शरीर खराब है, पूरी शरीर। प्रीलिम्स जनवरी, हम जनवरी से अपनी वीकेंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं, 5 महीने की। और हमारा पूरा उद्देश्य है, शुरुआत मैं ही करूंगा हिस्ट्री से। पहले महीने हिस्ट्री की क्लासेस मैं ही लूंगा, पहले 4 हफ्ते वीकेंड। हम मतलब इकरा वाले ये ना समझे कि मैं अपनी बता रहा हूं कि आपकी कब से हो गई, इन्होंने हमें बुलाया, इज्जत दिया। तो हमारा मतलब ये है कि हमने इनसे कहा कि पहला काम ये करो, किसी भी व्यवसाय का जो पहला चरण होता है वो है विश्वास। मैंने इनका पहला काम ये करो कि प्रीलिम्स हम अपनी जनवरी से क्लास शुरू करेंगे, मेंस पढ़ाएंगे और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कराएंगे। वहीं से हमारी कहानी शुरू ही होगी। और हमारा पूरा उद्देश्य होगा कि अगर आप 2019 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप क्वालिफाई करें। इंटरव्यू के बारे में आपको सैफिन साहब आराम से बताएंगे, और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सैफिन साहब को बहुत कुछ बोलना है आपसे। मैं चाहता हूं आपसे बहुत कुछ बोलें। बुलाने के लिए तो खैर पूरी दुनिया पड़ी होती है, लेकिन इस आदमी की बड़ी विशेषताएं हैं। पहली, 22 साल। इस उम्र में अगर ये आदमी को ये समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, ब्लेसिंग। दूसरी विशेषता, अकबर है ये। अभी मैंने बाहर नेपोलियन कह दिया था, फिर मैंने अमेंड किया अपने आप को कि नहीं अकबर है, हमेशा जीता। नेपोलियन तो बाद में हारा, नाम उसने भी बहुत कमाया। तो मैंने इनको अभी सुबह कहा कि तुम नेपोलियन हो, फिर मैंने कहा नहीं अकबर। आप इस आदमी की सोच देखिए, सोच। मैं तो इतना भी नहीं बोलना चाहता था, मैं चाहता था यही आपसे बोले। दूसरी बात, मेंस के समय इस आदमी का पैर टूट गया। जज्बा देखो यार। मेरा ऐसा नहीं कि मैं कोई आईएएस बन गया तो मैं उसका ना जाओ, पर इस आदमी से मेरा विशेष कुछ है, लोग ऐसा नहीं, सिर्फ इन्हीं से। ऐसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे मेरा एक बड़ा विशेष लगाव है। उसके पीछे ये नहीं कि आईएएस बन गए, मैं इनसे कल बोलूंगा मेरा काम कर दो, मैं कभी नहीं बोलूंगा, मालिक ना करे मुझे कभी इनसे कहना पड़े। लेकिन लगाव है इसलिए कि इस आदमी ने बहुत लोगों को आशा दी, आशा कि भैया हम भी कर सकते हैं।
नहीं तो आदमी इतना बहाना बनाता है। मेरे दोस्त हैं, उनके भाई हैं, चपरासी हैं बैंक में, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी 10th के बाद। मैंने कहा चाचा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बोले हमारे पापा ने हमको साइकिल खरीद के नहीं दी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बहाने बनाना। तो मैं चाहता हूं ये आपसे खूब जमकर बात करें 1 घंटा, आप इनसे सवाल जवाब करें। मैं ये भी चाहता हूं आप माइक लीजिए, आप इनसे सवाल जवाब, पहले इनको बोलने दीजिए, फिर आपके मन में जो बातें हैं वो आप इनसे पूछिए, फिर मैं आपको मिलाऊंगा इनके माँ बाप से, क्योंकि हम एक बार उनको जरूर थैंक यू बोलेंगे। मैंने इनको स्पेशली कहा कि मम्मी पापा को तो, और सुबह ये मम्मी को लाए नहीं। मैं तो इतना गुस्सा हूं, मैं तो इनको कुछ बोला नहीं कि IPS हो गया, पता नहीं बाद में कुछ दिमाग में रख ले कि मास्टर तुमसे बदला लेना है, तो मैं तो गुस्सा नहीं दिखा, लेकिन मैंने कहा मम्मी को तो लाओ यार, जिस आदमी ने, जिसकी वजह से तुम आज यहां खड़े हो, पहले हम उनको दिखाएंगे लोगों को। जब आदमी सफल होता है ना तो उसके साथ उसकी सफलता ही नहीं होती, उसके साथ कई सारे लोग होते हैं। तो हम आपको इनकी मम्मी पापा से भी मिलाएंगे। सबसे बड़ी बात, धौले साहब, मैं चाहता था वो बहुत बोले, लेकिन वही है समय वाली बात, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आदमी जिसने महाराष्ट्र पुलिस में इतनी रोल में काम किया है, तो मैं चाहता था कुछ अपना अनुभव वो बांटे, लेकिन खैर वो वही टाइम कंस्ट्रेंट वाली बात थी कि मेन बातें फिर थोड़ा सा छूट जाएगी। पर मैं अगली बार जब इन्हें बुलाऊंगा तो मैं अच्छा टाइम दूंगा कि सर से आप बहुत कुछ और अपना ये अनुभव बताएंगे आपको कि सर्विस क्या है, कैसे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। लेकिन मैं बहुत थैंक यू करूंगा, क्योंकि आप जब इतने ऊंचाई पर होते हैं और जब आप किसी को टाइम देते हैं, मेन चीज की कि जो आदमी ऊंचाई पे वो जल्दी टाइम नहीं देता। हमको कहा हम तो भाई 5 मिनट रुकेंगे चले जाएंगे, लेकिन अगर एक बड़ा आदमी आपके साथ बैठा हुआ है तो उसका बैठना आपके लिए साहस है। जैसे वो हमारे बीच में बैठे 10 मिनट बोले कोई बात नहीं, लेकिन इनका बैठना हमारे लिए एक साहस है, कॉन्फिडेंस है कि हमारे साथ एक हमारा सीनियर बुजुर्ग बड़ा ऑफिसर बैठा हुआ है। तो मैं इकरा की तरफ से उनको बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा, और फिर मैं अपने सुपरस्टार को बुलाऊंगा, स्टेफन हसन को, कि आए और जो है